नमस्ते। मैं आज आपको विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ाना चाहूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि विदेशी आक्रमण भारत में किधर से हो गया, उसके कारण क्या थे, उस समय परिस्थितियाँ क्या थीं, उस समय राजनीति क्या था, ये सभी हम आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमण को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला क्या कि पारसी का आक्रमण किस तरह से हुआ और यूनानियों का आक्रमण किस तरह से हुआ। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि ये आक्रमण हमारे भारत में किस दिशा से हुए। तो हमें ये पता है कि विदेशियों का आक्रमण हमारे भारत में किधर से हुआ, पश्चिमोत्तर भारत से। कहाँ से हुआ? पश्चिमोत्तर भारत से। इन्होंने ये जगह क्यों चूज़ किया, तो मैं बताना चाहूँगी कि भारत में उत्तर की तरफ हिमालय था और दक्षिण की तरफ विशाल समुद्र था, इसलिए विदेशी जो हैं वो पश्चिमोत्तर भारत में घुसने का एक सही मार्ग समझा। अब हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी आक्रमण के समय वहाँ की राजनीतिक स्थितियाँ क्या थीं और आखिरकार जो आक्रांताओं थे उनका ध्यान आखिर पश्चिमोत्तर भारत पर ही क्यों पड़ा। मैंने तो इसमें इसका आंसर आपको दे ही दिया है कि आखिर पश्चिमोत्तर भारत पर उसका ध्यान क्यों था। क्योंकि दूसरे दिशाओं तरफ क्या बोलते हैं, साम्राज्य, वहाँ जो भी साम्राज्य उस समय पे शासक था, वो शक्तिशाली था, उधर वो प्रहार नहीं कर सकते थे, वो उधर आक्रमण नहीं कर सकते थे, इसलिए भी वो एक कारण था उसका पश्चिमोत्तर भारत पर आकर्षण का। आगे हम देखते हैं, विदेशी आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी? उथल पुथल थी, वहाँ कई प्रकार की अव्यवस्थाएं थीं, अराजकता थी, और वहाँ क्या था कि पश्चिमोत्तर भारत में वो जो जगह है वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और वो भी छोटे छोटे जो राज्य विभक्त थे वो आपस में संघर्षशील थे जिसके कारण वो कमज़ोर थे। आने वाले विदेशी आक्रमण ने इसे पहचाना और इसका फ़ायदा उठाया। उत्तर में हिमालय व दक्षिण में समुद्री जगह होने का कारण विकल्प स्वरूप केवल पश्चिमोत्तर भारत ही बचता था उनके आगमन के लिए। विदेशी आक्रमण में पारसी आक्रमण और यूनानियों का आक्रमण है ना। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं पारसी का आक्रमण अर्थात ईरानी का आक्रमण। ईरानी आक्रमण में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानी हखमनी वंश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? ईरानी हखमनी वंश के कारण, जिसका प्रथम आक्रमणकारी कौन था? साइरस द्वितीय, जिन्होंने 588 बीसी और 529 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण साइरस के द्वारा किया गया आक्रमण असफल था। वह जो है वो भारत के बॉर्डर पर पहुंचकर ही वो भयभीत होकर चला गया। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस फर्स्ट या दारा फर्स्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके द्वारा 516 बीसी पर किया गया। इन्होंने भारत के गांधार प्रदेश को जीता था। किसे जीता था? भारत के गांधार प्रदेश को। इसे जीतकर इन्होंने ईरान का 20वां प्रांत बनाया। क्या बनाया? ईरान का 20वां प्रांत बनाया, और यहाँ से उसे बड़ी मात्रा में मुद्राएं जो है वो प्राप्त होती थे। कितने के? लगभग 360 टैलेंट स्वर्ण की प्राप्ति उसे इस राज्य से प्राप्त होती थी। ईरान का आगमन जो है उससे भारत को क्या प्रभाव पड़ा, हम देखते हैं कि ईरान के आगमन से हमारे भारत में एक नई लिपि का विकास हुआ। कौन सी लिपि का? जिसे हम खरोष्टी लिपि के नाम से जानते हैं। खरोष्टी लिपि का जन्म
जो ईरान के अरमाइक लिपि से विकसित थी। मौर्य कला पर प्रभाव पड़ा इसका, राजप्रसाद स्तंभ आदि। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था हमारे भारत में, इससे जो है वो ईरान के आगमन से यहाँ का आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। आगे देखते हैं यूनानियों का आक्रमण। यूनानियों के आक्रमण में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि यहाँ इसमें सिकंदर के आक्रमण को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सिकंदर की पिताश्री कौन? फिलिप। ये 359 बीसी में मकदूनिया के शासक बने, जिनकी हत्या कर दी गई कब? 329 बीसी में। 329 बीसी में जब सिकंदर 20 वर्ष का था तब उसे राजगद्दी सौंप दी गई। मकदूनिया का शासक बना कौन? सिकंदर। इसका गुरु कौन था? अरस्तु। सिकंदर अरस्तु का बहुत ही बड़ा शिष्य था और उन्हीं के कहने पर ही सिकंदर जो है वो दुनिया को जीतने के लिए, विश्व जीत के लिए, संघर्ष के लिए वो बाहर निकला हुआ था। और वह विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से ही 326 बीसी में वो क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। यह हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत आया। तक्षशिला के शासक अम्भी ने आत्मसमर्पण कर सिकंदर का सहयोग किया। पंजाब का शासक पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जाना जाता है, के साथ इनका युद्ध हुआ। क्योंकि ये वीर थे, इन्होंने आत्मसमर्पण करना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया, जिसे झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीड का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यूनानियों द्वारा झेलम के क्षेत्र को हाइडेस्पीड के नाम से जाने जाते थे, इसलिए इस युद्ध को हाइडेस्पीड का युद्ध भी कहा गया, जिसमें पोरस जो है पराजित हुआ। परंतु सिकंदर द्वारा इसकी वीरता को देखते हुए उसने पोरस के आधे साम्राज्य को पोरस को वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से मना किया। अब धीरे धीरे सिकंदर आगे बढ़ते गया। झेलम वाले क्षेत्र को तो उसने जीत ही लिया था, अब वो व्यास नदी की ओर आगे बढ़ा। लेकिन सिकंदर की जो सेना थी वो क्योंकि उनका जो युद्ध था वो यूनान से चलते आ रहा था, वो काफ़ी थके हुए थे। वो काफ़ी थके हुए होने के कारण उनकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। प्लस एक कारण और था, क्योंकि सिकंदर की सेनाओं को ये पता था कि आगे मगध जैसा बड़ा साम्राज्य था, जहाँ घनानंद जैसे शासक जो है वो शासन कर रहे थे। इससे डर के भी उनकी सेनाओं ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। इस तरह सिकंदर जो है वो 19 माह तक भारत पर रहा और इस तरह वो 19 माह भारत पर रहने के बाद में फिर वो क्या किया? भारत से वापस लौट गया। इस तरह 325 बीसी में व्यास नदी के तट में सेना वापस हो गई। उसने वापस जाते हुए सेना को भी 2 भागों में विभाजित किया। क्या? एक जल मार्ग से जाने वाले सेना, दूसरा थल मार्ग से जाने वाले सेना। जल मार्ग से जाने वाले सेनाओं का नेतृत्व निर्याकस ने किया और थल मार्ग से जाने वाले सेनाओं का नेतृत्व उन्होंने सिकंदर ने स्वयं उसका नेतृत्व किया। 323 बीसी में 21 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई और जीते हुए पंजाब का जितना भी भाग जीता हुआ था सिकंदर, उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिया। देखते हैं यूनानियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। निकैया व बौकेफ्ला नगर का निर्माण हुआ, गांधार कला का विकास हुआ, भारत का एकीकरण हुआ, यूनान के साथ संपर्क बढ़ा व्यापार और वाणिज्य में। और इनके साथ में क्या हुआ? सिकंदर के साथ में 2-3 लोग और आए हुए थे, जिसमें से निर्याकस, किरेटस और क्या है अरिस्टोल्यूकस, ये सभी सिकंदर के साथ में आए थे, जिन्होंने कुछ न कुछ इस युद्ध के बारे में या फिर इस सिकंदर के यह जो आक्रमण है उसके बारे में कुछ न कुछ लिखा था। धन्यवाद।